हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उर्मी की शादी के बाद पहला दिन था अपने ससुराल के अंदर, और वो सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती है। तभी उसकी सास मीना आकर घर के हॉल में बैठ जाती है और उर्मी अपनी सास के लिए बड़े प्यार से चाय लेकर आती है और चाय देते हुए कहती है, मादी अब ती आए। हाय बहू, तू मुझे हाय दे रही है? आए नहीं मादी, ताए ताए दे लियो ताए। बहू, तू ये कैसे बच्चों की तरह तुतला के बोल रही है? सही से बोल, तू बच्चे थोड़ी ना है, बहू है इस घर की। मादी मैं तो बचपन से लेते आज तक तोतली बोलती हूँ, मेरी तो दुबारा नहीं आती है मादी। हे भगवान, मेरी बहू तोतली है? मादी आपने तो मुझे देखते ही पसंद कर लिया था, तो फिर अब तो भगवान का नाम ले लियो। हाय हाय, यही तो गलती कर दी मैंने। तेरी शक्ल देखकर तुझे पसंद कर लिया, अपने बेटे की शादी करवा दी। हाय काश उस दिन मैंने तुझसे बुलवा के देख लिया होता, तो आज तो तोतली मेरे घर की बहू ना बनती। मादी तो चाय पियेंगी आप? ले जा अपनी हाय, मेरा मतलब है चाय, ले जा, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। अरे एक बात हमेशा याद रखियो, इस घर में रहना है ना तो अपनी तोतली जुबान बंद रखियो। मीना अभी उर्मी पर गुस्सा कर ही रही थी कि तभी वहाँ उर्मी का पति नीरज आकर उससे कहता है, उर्मी, मेरे लिए जल्दी से नाश्ता लगा दो, मैं नाश्ता करके निकलूं, मुझे लेट हो रहा है। नीलती, नाश्ता तैयार है, आप तल लीजिए और ये आप तलंत। ये क्या मजाक है? अच्छे से बोलो, ये क्या बच्चों की तरह तुतलाकर बोल रही हो? बेटा ये ऐसे ही बोलती है, बचपन से ही तोतली है। क्या माँ, आपने तो मेरी लाइफ ही खराब कर दी। अब मैं क्या करूँगा बताओ? शादी के बाद मेरे सभी दोस्त मेरी पत्नी से मिलना चाहते हैं, अब क्या मैं इससे मिलवाऊंगा सबको? इसकी आवाज सुनते ही सब मेरा मजाक बनाने लगेंगे। मुझे माफ कर दे बेटा, ये सब मेरी ही गलती है। वो सब अब मुझे नहीं पता। मेरे दोस्त शाम को मेरे साथ घर पर आ रहे हैं मेरी पत्नी से मिलने, आप संभाल लेना, कोई बहाना कर देना। ठीक है बेटा, तू ऑफिस जा, मैं देख लूंगी। ठीक है माँ। इतना कहकर नीरज अपने ऑफिस चला जाता है। जिसके बाद मीना अपनी बहू को अच्छे से समझाती है कि उसको किसी के सामने कुछ नहीं बोलना। जिसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है और उर्मी भी अपने घर के कामों में लग जाती है। कुछ समय बाद शाम को नीरज अपने दोस्तों के साथ ऑफिस से घर आता है और उर्मी सबके लिए चाय पकोड़े लेकर आती है। सभी लोग उर्मी को देखकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। तभी नीरज की दोस्त आशा कहती है, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? जो देखने में इतनी सुंदर है, उसकी आवाज कितनी सुंदर होगी। अगर तुम लोगों ने इसकी आवाज सुन ली तो इसकी तारीफ करने की जगह मेरा ही मजाक बनाना शुरू कर दोगे। बेटा वो आज मेरी बहू का मौन व्रत है, इसीलिए वो कुछ नहीं बोल रही। मेरी बहू का पूजा पाठ में बड़ा मन लगता है। ये तो अच्छी बात है माँ जी, वरना आजकल कहाँ कोई पूजा पाठ करता है। मैं भी कब से यही सोच रहा हूँ, आज के जमाने में इस साले को इतनी सुंदर और संस्कारी बीवी मिल कैसे गई? लेकिन शायद इसे ही किस्मत कहते हैं। सही कह रहा है साले, पक्का तेरी ही हाय लगी होगी। मुझे तोतली बीवी मिली है, बस ये अपना मुंह ना खोले। अरे मैं तो भूल ही गया, भाभी जी मैं आपके लिए मिठाई लेकर आया था। अब पहली बार आपसे मिलने आए हैं, खाली हाथ कैसे आ सकते थे? अतुल इतना कहकर जैसे ही मिठाई का डब्बा मीना के हाथों में देता है, उसे देखते ही उर्मी के मुंह में पानी आ जाता है और वो खुश होकर बोलती है, क्या बात है मिठाई, मिठाई तो मुझे बहुत पसंद है। मिठाई ते तो मुझे ला ही नहीं जाता। क्या बोला आपने? पिटाई? किसकी पिटाई भाभी जी? मिठाई नहीं, मिठाई, मिठाई बोला मैंने, मिठाई। अरे घोचू, वो पिटाई नहीं मिठाई बोल रही है। मुझे लगता है नीरज की बीवी तोतली है। तू सही कह रही है, मुझे भी यही लगता है। क्या बात है भाई, मानना पड़ेगा, क्या चुनकर एंटीक पीस को लेकर आया है। सही मनोरंजन होता होगा आप लोगों का तो। ठीक है, हम लोग अब चलते हैं, कल ऑफिस में मिलेंगे। ओके बाय भाई। कुछ देर बाद सभी लोग नीरज का मजाक बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद मीना अपनी बहू को बहुत सुनाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और मीना अपनी बहू को जहाँ भी लेकर जाती वहाँ सबसे यही कहती कि उसका मौन व्रत है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक रोज धोबन मीना के घर कपड़े लेने आती है। उस समय मीना घर पर नहीं थी। जिसके बाद कई बार आवाज देने के बाद भी जब कोई बाहर नहीं आता तो वो जाने ही वाली थी कि तभी वो देखती है कि उर्मी बहुत सारे कपड़े लिए उसके पास आकर
उसे सारे कपड़े देती है। तभी नीरज की शर्ट धोबन के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाती है, जिस पर उर्मी बोलती है, आए दैया, तुमने उल्टी तद दिला दी। उल्टी शर्ट गिराकर? कहाँ भाभी, सीधी ही तो है, बस जमीन पर गिर गई है। उल्टी नहीं उल्टी, मेरे पति थी। हाँ भाभी, मैं उल्टी नहीं सीधी ही कर धोऊंगी बस। इन तो तुझ भी तमद ही नहीं आला। मैं बोल रही हूँ, मेरे पति की तद जमीन पे दिला दी तुमने। भाभी, आप तोतली हो क्या? आऊं बचपन से। इतना सुनकर धोबन उसके घर से हंसते हुए चली जाती है। उनकी सारी बातें गेट पर खड़ी मीना फिर से सुन लेती है और उर्मी के बोलने के चलते मीना फिर से उसे सुनाती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। कभी एक दिन उर्मी मीना के कमरे में आकर कहती है, मादी, तो दिनों में तलवा तोत आने वाला है। मेरा पहला तलवा तोत है, इसीलिए मेरी मेहंदी ता पंतन तलवा दो ना। मेरे को मेहंदी ता बहुत तोत है। नहीं, मैं तेरी मेहंदी नहीं करवाऊंगी। तू मेरी कोई बात नहीं सुनती। मादी, आप दो बोलेंगी मैं तब तलूंगी। ठीक है, अब तू देख, तेरी सास अपनी तोतली बहू की मेहंदी कितनी धूमधाम से करवाती है। लेकिन हाँ, तू मुझसे वादा कर कि तू सबके सामने ही अपना मुंह बंद रखेगी। जैसा मैं बोलूं बस वैसा करेगी। ठीक है मादी, मैं तो नहीं बोलूंगी, पत्ता वादा। अपनी बहू की बात मानकर उसकी खुशी के लिए और अपनी बेटी के लिए मीना अपनी तोतली बहू की मेहंदी का फंक्शन बहुत ही जोरदार तरीके से करवाती है। पूरा घर मेहमानों से भर जाता है। सभी लोग उसी के घर में मेहंदी लगवा रहे होते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। नीरज ऑफिस से घर आता है और अपने घर को इतना सजा धजा देखकर और अपनी बीवी को मेहंदी लगवाते देखकर वो अपनी माँ से कहता है, माँ, ये सब क्या हो रहा है घर में? बेटा, मैं अपनी तोतली बहू की मेहंदी करवा रही हूँ। बेचारी जब से शादी करके इस घर में आई है, हम सब ने उसे सुना सुना के पागल ही कर दिया है। वो भी इसीलिए क्योंकि वो तोतला बोलती है और इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। उसे मेहंदी का बड़ा शौक है, इसीलिए मैं अपनी तोतली बहू की मेहंदी का फंक्शन करवा रही हूँ। शायद आप सही कह रही हैं। ये सब किस्मत की बात है। वो खुद थोड़ी ना चाहती है कि वो तुतला कर बोले, फिर भी वो हमेशा खुश ही रहती है। हमारी बातों का बुरा भी नहीं मानती। आपने सही किया माँ, अपनी तोतली बहू की मेहंदी करवा के। एक तरफ मीना और नीरज खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उर्मी भूल जाती है। उसने अपनी सास से मेहंदी में ना बोलने का वादा किया है और वो सब के सामने जोर से कहती है, तुम लोग ये तातल ले हो, मेरे हाथों पे मेरे पति का नाम लिख दो ना, और ये तैती मेहंदी ले डाले हो तुम। मैंने बोला था ना, मुझे बेर वाली मेहंदी लगाओ और पैरों पे भी लगाओ, अच्छे थे तुंदल वाली। उर्मी के इतना कहते ही सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। साथ ही तभी उर्मी को अपना वादा याद आता है और वो नजर उठाकर चारों तरफ अपनी सास को देखने लगती है और तभी वो देखती है कि सभी के साथ उसका पति और सास भी हंस रहे हैं, जिसके बाद उसकी जान में जान आती है। तभी उसकी सास उसके पास आकर कहती है, बहू तू सुधरने वाली नहीं है। अब मुझे तेरे साथ ऐसे ही रहना पड़ेगा। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तू तो बचपन से ही तोतली है। चलो इसी सच के साथ मेरी तोतली बहू की मेहंदी सही से लगाओ भाई। अनु सोफे पर बैठी टीवी देखते हुए हाथों में ऊन सिलाई लिए कुछ बुन रही थी और उस ऊन का गोला फर्श पर गिरा हुआ था। तभी अंजना कॉलेज से घर आती है और सोफे की तरफ बढ़ती है कि तभी उसके पैर जमीन पर पड़े उस ऊन के गोले में उलझ जाते हैं और वो परेशान होकर बोलती है, अरे माँ, आप कौन से जाले बुनने बैठी हो? आपके इन ऊन के जंजाल में मेरे पैर तो फंस कर ही रह गए हैं। माँ, निकालो इन्हें। हाय राम, मेरे नए ऊन के गोले का सत्यानाश कर दिया इस लड़की ने। अरे तेरे लिए ही गरम स्कार्फ बुन रही थी, सर्दियाँ जो आ गई है, पर तूने तो हाय कितनी बुरी हालत में उलझाया है इसे। हे भगवान, ये सर्दियाँ अपने साथ इतनी सरदर्दी क्यों लेकर आती हैं? रुक जा एक जगह, नाच मत इधर उधर, वरना बचा खुचा भी उलझ जाएगा।
अरे आप कैसी माँ हो, ऊन उलझा है वो दिख रहा है, मैं ऊन में उलझी हूँ ये नहीं दिख रहा आपको? जल्दी करो और इन्हें मेरे पैरों से निकालो ना। कहा ना सीधी खड़ी रह, ये ऊन है, कांटों की झड़ी नहीं जो इधर उधर मटके जा रही है। अब थोड़ी भी हिली ना तो तुझे यूं ही उलझा हुआ छोड़ दूंगी। अरे माँ मैं इंसान हूँ, स्टैचू नहीं। अच्छा ठीक है, ऐसे ही खड़ी रहूंगी। जिसके बाद अनु उसके पैरों से ऊन को निकालती है। ऐसे ही समय बीतता है और धीरे धीरे सर्दियाँ बढ़ने लगती है। एक दिन अंजना और उसकी माँ बाजार जाती हैं। दोनों खरीदारी करती हैं कि तभी अंजना की नजर मूंगफली के ठेले पर जाती है और वो अपनी माँ से बोलती है, माँ सुनो ना, मूंगफली ले लो। सर्दियों में छत पर धूप में बैठकर मूंगफली खाने में आहा क्या मजा आता है। पता है मुझे, इसलिए मैंने छिलकों वाली कच्ची मूंगफली ले ली है। उन्हें खाकर ही मजे लियो अब। अरे माँ आधा किलो तो ले लो प्लीज। ठीक है ले लेती हूँ, प्लीज प्लीज मत कर। इतना बोलकर वो दोनों मूंगफली के ठेले के पास जाती है और अंजना बोलती है, 1 किलो मूंगफली देना। आधा किलो गज्जक भी तोल देना। ओहो माँ, मूंगफली और गजक के साथ सर्दियों के पूरे मजे लोगी आप भी। ये लीजिए मैडम, 400 रुपए हो गए। 400? अरे भैया मनचाहा दाम मत लगाओ, जो बनते हैं वो बताओ। अरे मैडम ये बड़े दानों वाली मूंगफली है और गजक भी तिल वाली है, मैंने कोई ज्यादा दाम नहीं लगाए। ये सर्दियों में मूंगफली के दाम तो ऐसे बढ़ जाते हैं जैसे सारी महंगाई इन्हीं में समा गई हो। सर्दियों की भी अलग सिरदर्दी है ये लो भैया। इतना कहकर वो उसे पैसे देकर मूंगफली ले लेती है और दोनों माँ बेटी वहाँ से घर आ जाती हैं। ऐसे ही एक दिन अनु पूरे घर में झाड़ू लगाकर दूसरे काम करने चली जाती है और कुछ ही देर में वो हॉल में आकर देखती है कि अंजना और संजू सोफे पर पसरे हुए मूंगफली खा रहे हैं और पूरे हॉल में मूंगफली के छिलके फैले हुए हैं। ये देखकर वो गुस्से में बोलती है, अरे मेरी गुणवान औलाद, कभी अपनी माँ पर रहम भी खा लिया करो। अरे इतनी सर्दी में कितनी बार झाड़ू पोछा लगाऊं? ये छिलके फर्श पर क्यों गिराए हैं? माँ हम इतने पागल नहीं है ना जो फर्श पर मूंगफली गिराएं, इसलिए छिलके गिरा दिए उसके। हाँ तुम दोनों पागल थोड़ी हो, पागल तो मैं हूँ जिसने तुम जैसी राक्षस औलादों को जन्म दिया जो मूंगफली ठूस ठूस कर छिलके फैला रही है। इसलिए सर्दियों में मैं छिलके वाली मूंगफली नहीं लेती। सर्दियों में ये मूंगफली के छिलके किसी सिरदर्दी से कम नहीं है। अरे माँ इतना बोलकर तो आपने हमारे सर में दर्द कर दिया, आप जाओ अंजना साफ कर देगी। अच्छा जी तू ही कर लेना, ठंड के मारे तो कब से सोफे पर चिपका हुआ है, आलस की दुकान कहीं का। चुपचाप अपनी बकवास बंद करो और ये सारे छिलके उठाकर डस्टबिन में फेंको। दोनों अनु की एक आवाज में झाड़ू लिए सफाई करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही दिसंबर का महीना शुरू हो जाता है और सर्दियाँ अपने चरम पर होती हैं। एक दिन संजू अपने दोस्त के साथ कार में कहीं जा रहा होता है कि अचानक से कार खराब हो जाती है और दोनों अपनी जैकेट की जेब में हाथ घुसाए बाहर निकलते हैं और उसका दोस्त आसपास किसी गैराज को ढूंढने निकल जाता है। तभी एक कार आकर उसकी कार को टक्कर मार देती है और संजू को ये देखकर गुस्सा आता है कि वो बिना जैकेट से हाथ निकाले कार वाले के पास जाकर बोलता है, अरे ओ आग के अंधे, देखकर नहीं चल सकता क्या? अबे ओ ज्यादा मत बोल, तुझे दिखता नहीं है क्या कहीं पे भी कार पार्क कर देता है? अबे चल चल। अबे तू चलना। अबे एक रख के दूंगा। अरे पहले जैकेट से तो हाथ निकाल, इतनी का ठंड लग रही है जो जबान चला रहा है खाली, हिम्मत है तो हाथ निकाल। क्या यार सर्दियों में ये अलग से दर्दी है, एक बार हाथ गर्म हो जाए तो बाहर निकालने में मौत आती है। अबे जा, फालतू लोगों के मुंह नहीं लगता मैं। अबे तू निकल, आया बड़ा। बेचारा संजू सर्दी के मारे अपना हाथ पॉकेट से निकाले बिना ही बहस करता है और कुछ देर बाद वो कार वाला वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन अनु गाजर का हलवा बनाती है और रात के खाने के बाद जब अंजना और संजू उठकर जा रहे होते हैं तभी अनु बोलती है, अरे बड़ी जल्दी खा लिया, जो भागने को हो रहे हो, रुको अभी। अरे माँ ठंड लग रही है, खाना तो खा लिया है, अब जाने भी दो ना। हाँ माँ जल्दी बोलो ना, ठंड से कपकपी हो रही है। अरे मेरी नाजुक औलादो, 2 मिनट और रुक जाओगे तो जम नहीं जाओगे। यहाँ बैठो, मैंने गाजर का हलवा बनाया है। वाह क्या बात है माँ, आपने सर्दी में गाजर का हलवा बनाने की सरदर्दी कैसे ले ली? अरे तू चुप माँ, अब बना ही दिया है तो कमरे में ले आओ, वहीं बैठकर खा लेंगे।
रजाई में बैठकर खाने में मजा आएगा। इतना कहकर दोनों वहाँ से सरक लेते हैं और अनु सबके लिए हलवा लेकर कमरे में जाती है और तीनों बेड पर रजाई में बैठकर आराम से हलवे का आनंद लेते हैं। तभी संजू रजाई में धीरे से गैस का गोला छोड़ता है और अचानक से रजाई से निकलकर बोलता है, बस मेरा तो हो गया, मैं चला। इतना कहकर वो फटाक से निकल जाता है और जब दोनों की नाक में बदबू जाती है तो अंजना बोलती है, आए हाय, अब पता चल रहा है इसका इतना जल्दी कैसे हो गया। माँ मूली का तो सुना था, पर गाजर का हलवा खाकर कौन छोड़ता है। इसके गैस की प्रॉब्लम भी सर्दियों की बड़ी बदबूदार सिरदर्दी है। हटो माँ, मैं नहीं झेल सकती ये सिरदर्दी, मैं चली हॉल में। अरे रुक जा, मैं भी आ रही हूँ। और दोनों ही वहाँ से हॉल की तरफ चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद छुट्टी के दिन जब अंजना फोन चला रही होती है तो अनु हाथ में ढेर सारे कपड़े लिए वहाँ आती है, जिसे देखकर अंजना बोलती है, अरे माँ, इतने सारे कपड़े लेकर कहाँ जा रही हो? चमकाने, चल तू भी कपड़े बदल और काम पर लग जा। इतने सारे कपड़े आपको आज ही चमकाने, मतलब धोने हैं क्या? अरे आज धोऊंगी तब जाकर 3 दिन में सूखेंगे ये, चल जल्दी। और अनु के कहने पर अंजना कपड़े धोने में उसकी हेल्प करती है। जैसे ही वो कपड़ों को पानी में डालती है कि तभी अचानक वो चिल्लाकर बोलती है, हराम! अरे ये क्या हुआ, कौन सा करंट लग गया तुझे? अरे माँ, ये पानी सीधा फ्रीजर से निकाल कर लाई हो। इतना ठंडा क्यों है? मैं नहीं धो रही कपड़े। अच्छा जी, तो क्या कपड़े धोने के लिए गर्म पानी लाऊं? ज्यादा कामचोर ना बन और जल्दी हाथ चला और रगड़ रगड़ कर धोइयो, मैल नहीं रुकना चाहिए इसमें। अंजना मुंह बनाते हुए जैसे तैसे कपड़े धोने लगती है और कपड़े धोते धोते 1 घंटा बीत जाता है, लेकिन कपड़े खत्म ही नहीं होते। तभी अंजना बोलती है, माँ, सर्दियों में कपड़े धोना कितनी बड़ी सिरदर्दी है। मतलब 1 घंटा हो गया साबुन घिसते घिसते, हाथ सुन्न पड़ गए हैं मेरे। ऊपर से ये मोटे मोटे कपड़े खत्म ही नहीं हो रहे। अरे आज तो धूप निकली है, उतनी ठंड भी नहीं है, तब तेरा ये हाल है। मैं तो सर्दियों में ये सरदर्दी हमेशा ही झेलती हूँ, मेरा सोचा है कभी? चल अब हो ही गया है। और जैसे तैसे दोनों कपड़े धोकर सुखा देती है, जिसके बाद रात को खाना खाकर तीनों सोने चले जाते हैं और रात को अंजना अनु के कमरे में ही सो जाती है। तभी आधी रात को सर्दी के मारे अनु के दांत बजने लगते हैं, जिसकी आवाज से अंजना उठ जाती है और बोलती है, माँ बस करो, रजाई में भी सर्दी लग रही है क्या? जो कपकपाहट के मारे दांतों से किट किट कर मुझे सोने भी नहीं दे रही। हाय ये सर्दी की सिरदर्दी, लगता है सर्दियों के साथ ही जाएगी। इतना कहकर वो अपना सर पकड़ लेती है। रोहन अपनी दुकान का हिसाब किताब देख रहा था। तभी रितिका उसके पास चाय लेकर आती है। चाय टेबल पर रखते हुए वो रोहन से बोलती है, ये क्या कर रहे हैं आप? बस थोड़ा बहुत हिसाब किताब देख रहा हूँ, लेकिन मेरे जोड़ने पर भी हिसाब सही नहीं लग पा रहा है। कुछ तो है जो मुझसे छूट रहा है। आप कहे तो मैं देखूं एक बार? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो। रोहन रितिका को लेजर दे देता है। रितिका उसे पढ़ती है और कुछ ही देर बाद रोहन को हिसाब सही करके दे देती है, जिसके बाद रोहन उससे बोलता है, वाह यार, तुम्हारी मैथ्स तो बहुत अच्छी है, फिर तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? मेरी माँ के जाने के बाद मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी, जिसके चलते मेरे पापा ने मेरा स्कूल जाना बंद करवा दिया था। ये तो बहुत ही गलत बात है, तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। आपने भी तो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, आपके साथ क्या हुआ था? मेरे पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जिसके बाद हमारा फैमिली बिजनेस घाटे में जाने लगा, जिसके बाद मैंने अपने पापा को संभाला और बिजनेस को भी। इसी कारण मेरी पढ़ाई छूट गई, लेकिन तुम्हारे साथ मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। तो क्या आप मुझे पढ़ने की इजाजत देंगे? क्यों नहीं, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हें जरूर पढ़ाऊंगा। आप कितने अच्छे हैं रोहन जी। चलिए चाय पी लीजिए, ठंडी हो रही है। ठीक है। कुछ समय बाद रोहन अपने कुछ जानने वालों से बात करके रितिका का एडमिशन कॉलेज में करवा देता है। फिर रितिका का कॉलेज जाने का पहला दिन आ जाता है। रोहन उससे बोलता है, आज तुम्हारा पहला दिन है, अच्छे से जाना और अच्छे से पढ़ाई करना, नए नए दोस्त बनाना। रोहन जी, मैं आपकी कही सारी बातों को अपने ध्यान में रखूंगी। ठीक है, अब जाओ, गुड लक। थैंक यू रोहन जी। अच्छा अब मैं चलती हूँ। रितिका अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। जैसे ही वो कॉलेज जाती है तो उसे नजर आता है कि कॉलेज में सभी स्टूडेंट, खासकर लड़कियां,
कितनी सज सवर के आती है। फिर वो खुद को देखती है और बोलती है, रितिका देख खुद को कैसी लग रही है। हाथों में चूड़ियां, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर। अरे तू किसी भी एंगल से कॉलेज की स्टूडेंट तो लग ही नहीं रही है। सब लोग तुझे देखकर क्या सोचेंगे। एक काम करती हूँ, वॉशरूम में जाकर सब कुछ रिमूव कर देती हूँ और उसके बाद बाहर आती हूँ ताकि कोई भी मुझे देखकर मेरा मजाक न बनाए। फिर रितिका जल्दी से वॉशरूम में जाती है और अपने सुहागन होने की सारी निशानियां अपने ऊपर से हटा देती है। फिर वो अपनी क्लास रूम में जाती है और नए दोस्त बनाना शुरू कर देती है। ऐसे ही उसका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। शाम को वो अपने घर आती है तो उसकी सास रितिका को बिल्कुल सादा देखकर बोलती है, बहू ये सब क्या है? क्या हुआ माँ जी, क्या बात है? तुझे नहीं पता मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ जी मेरे कॉलेज जाने के खिलाफ है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वो मुझे कभी कॉलेज ही नहीं जाने देंगी। फिर क्या बात हो सकती है? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुझसे, कहाँ खो गई? माँ जी आप ही बता दीजिए ना, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तेरी चूड़ियाँ, मंगलसूत्र और सिंदूर कहाँ है? अच्छा आप इन सब की बात कर रही हैं। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। अरे ये तो छोटी सी बात है, मैं सब कुछ अभी दोबारा पहन लूंगी। तुझे ये छोटी बात लग रही है? अरे ये सब एक सुहागन का धन होता है जिससे उसके पति की उम्र हमेशा लंबी रहती है। माँ जी वो सब कुछ मैं जानती हूँ, लेकिन अगर मैं कॉलेज में ये सब पहनकर जाती तो लोग मेरा कितना मजाक उड़ाते। बस इसलिए मैंने उतार दिया था। अगर तू शादीशुदा है तो इसमें गलत क्या है? लोगों को पता लगने दे कि तू शादीशुदा है, इससे तुझे क्या फर्क पड़ता है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू मेरे बेटे को पसंद ही नहीं करती और तू सिर्फ उसके पैसों के लिए उसके साथ है? ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो तू कल से कॉलेज में ये सब उतार कर नहीं जाएगी बल्कि पहन कर जाएगी। ठीक है माँ जी। फिर रितिका अपने कमरे में चली जाती है और रोहन के आने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद रोहन घर आता है। वो रितिका के पास जाता है और उससे बोलता है, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? दिन तो बहुत अच्छा था, लेकिन क्या बताओ, कुछ हुआ है क्या? कॉलेज में किसी ने कुछ कहा? नहीं नहीं, कॉलेज में किसी ने कुछ नहीं कहा, बस माँ जी ने कहा। माँ ने क्या कहा? माँ ने? रितिका रोहन को सारी बात बताती है, जिसके बाद वो रोहन से पूछती है, अब आप भी बताइए, अगर मैं कॉलेज में ये सब पहन कर जाऊंगी तो कैसा लगेगा? तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? देखो तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बात कर लूँगा। ठीक है, आप मुँह हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती। ठीक है। रोहन फ्रेश होने के लिए चला जाता है। इतने में रितिका सबके लिए खाना लगा देती है और सब मिलकर खाना खाते हैं। थोड़ी देर बाद सब सोने चले जाते हैं। अगले दिन जब रितिका अपने कॉलेज के लिए रेडी होकर बाहर आती है तो वो एक कुंवारी लड़की ही लग रही थी, जिसे देखकर उसकी सास फिर से गुस्सा करने लगती है और वो उससे बोलती है, ये क्या बहू, मैंने तुझे कल ही समझाया था और इतनी जल्दी तो भूल भी गई। नहीं माँ जी, मैं आपकी बात नहीं भूली हूँ, लेकिन मैंने रोहन जी से परमिशन ले ली थी। मतलब मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं है? ऐसा नहीं है माँ जी। रितिका और प्रेरणा की बहस हो रही थी और उनकी आवाज सुनकर रोहन वहाँ आता है और आकर अपनी माँ से बोलता है, क्या हुआ माँ? बेटा देखना, ये कैसे कॉलेज जा रही है। अच्छी तो लग रही है माँ, और कॉलेज में ऐसे ही जाया जाता है। लेकिन इसने अपने सुहागन होने की सारी निशानियों को खुद से अलग कर दिया है। कोई बात नहीं माँ, मुझे तो अलग नहीं किया ना, सब ठीक है। प्रेरणा अपने बेटे की बातों के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाती। वो रितिका को ऐसे ही कॉलेज जाने की इजाजत दे देती है। रितिका रोहन से बोलती है, थैंक यू सो मच रोहन जी। कोई बात नहीं, अब तुम कॉलेज जाओ, लेट हो रही होगी ना। हाँ जी, अब मैं चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। तुम भी। इसके बाद रितिका अपनी कॉलेज के लिए निकल जाती है। अब उसकी कॉलेज में काफी दोस्त बनने लगे थे। वो उनके साथ एकदम वैसे ही मजे किया करती थी जैसे कि एक कॉलेज की लड़की करती है। वो वहाँ जाकर ये बात पूरी तरह भूल जाती थी कि वो एक शादीशुदा लड़की है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। कॉलेज में एक नए लड़के का एडमिशन होता है। वो बहुत ही हैंडसम और अमीर था। कॉलेज की सारी लड़कियां उसके ऊपर फिदा हो जाती हैं। रितिका भी उसकी खूबसूरती से नहीं बच पाती और उसको देखने के बाद
वो खुद से बोलती है। कितना हैंडसम है ये और कितना क्यूट भी, और एक मेरा पति है, किसी भी एंगल से स्मार्ट लगता ही नहीं है। अरे पापा ने भी पता नहीं मेरी शादी इतनी जल्दी में क्यों कर दी, और की भी तो ऐसे आदमी से जिसकी ना शक्ल है ना सूरत। रितिका खुद से बात कर ही रही होती है कि तभी उसके पास वो लड़का आता है और रितिका से बोलता है। हेलो, हेलो आई एम अखिल। रितिका, नाइस नेम। थैंक यू। मैं इस कॉलेज में नया हूँ, तो क्या आप मुझे थोड़ा गाइड कर देंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसके बाद रितिका अखिल को पूरा कॉलेज घुमाती है। ऐसे ही साथ में घूमते घूमते उनके बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब रितिका अपना ज्यादातर समय उसी के साथ बिताया करती। जब वो घर पर होती तो भी फोन पर अखिल के साथ ही बात करती रहती। एक दिन वो अखिल से फोन पर बातें कर रही थी, तभी उसकी सास उसके कमरे में आती है और वो रितिका से बोलती है। बहू किससे बात कर रही है? माँ जी आ गई, मैं रखती हूँ। किसी से नहीं माँ जी, बस एक कॉलेज की फ्रेंड थी। अच्छा, मुझे जरा अपना फोन तो दिखा। क्यों माँ जी, आपको मुझ पर यकीन नहीं है क्या? जितना कहा है उतना कर। प्रेरणा उससे फोन मांग ही रही थी कि तभी वहाँ रोहन आता है और वो बोलता है। क्या बात है माँ? बेटा, ये किसी से हंस हंस कर बात कर रही थी और मैंने जब कहा कि अपना फोन दिखा तो दिखा नहीं रही। अब तू ही देख ले। नहीं माँ, मुझे नहीं देखना कोई फोन। मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है। पर बेटा। माँ प्लीज। ठीक है बेटा, मैं कुछ कहती ही नहीं हूँ। ऐसा कहकर प्रेरणा वहाँ से चली जाती है। फिर रितिका रोहन से बोलती है। थैंक यू रोहन जी, आप मेरा कितना साथ देते हैं। पति हूँ तुम्हारा, साथ देना तो बनता है। रितिका रोहन और अपनी सास से झूठ बोलती रहती है और अखिल से छुप छुप कर मिलने लगती है। एक दिन अखिल उसको लेकर अपने घर जाता है। वहाँ जाकर वो उससे पूछता है। क्या खाना चाहेंगी आप? जो भी आप प्यार से खिला दें। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। अखिल किचन में जाता है और दोनों के लिए खाना लेकर आता है। दोनों मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद अखिल रितिका से बोलता है। रितिका, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। मुझे भी तुम बहुत अच्छे लगते हो अखिल। चलो क्यों ना हम एक हो जाएं? मतलब कि मैं तुम में खोना चाहता हूँ। ऐसा कहकर अखिल रितिका के करीब आने लगता है और उसको किस करने की कोशिश करता है, लेकिन रितिका ऐसा नहीं करती और उससे बोलती है। देखो अखिल, ये सब ठीक नहीं है। पर अभी तो तुमने मुझे कहा कि तुम मुझे पसंद करती हो, फिर अब एकदम से क्या हो गया? देखो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन प्यार में बस अपने पति से करती हूँ। क्या पति? हाँ अखिल, मैं शादीशुदा हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं ये बात तुम्हें पहले नहीं बता सकी, लेकिन सच कहूँ तो बहुत टाइम से तुम्हें बताना चाहती थी। मैं सब जानता हूँ रितिका। अरे मैं तो क्या, पूरा कॉलेज जानता है कि तुम शादीशुदा हो। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ मजे करना चाहता था। अखिल की बातों को सुनकर रितिका के होश उड़ जाते हैं। वो उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से अपने घर आ जाती है और रोहन के गले लगकर रोने लगती है। रोहन उससे बोलता है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मुझे माफ कर दीजिए रोहन जी, मैंने आपको धोखा दिया। मैं जानता हूँ रितिका, तुम किसी और से प्यार करती हो। देखो, अगर तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। नहीं नहीं रोहन जी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, सच कह रही हूँ। इसके बाद रोहन रितिका को माफ कर देता है। फिर वो दोनों खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं और रितिका अपनी पढ़ाई भी अच्छे से पूरी करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।